नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं नागेश गहलोत आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर। तो आइए आज हम देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। प्रश्न है, किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी रिक्त स्थान आयु से विभाजित उस व्यक्ति की रिक्त स्थान आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर दो जगह रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला है वास्तविक इरादे या फिर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, वास्तविक इरादे और स्टीरियोटाइपिंग। दूसरा है कालानुक्रमिक और स्नायविक। तीसरा है कालानुक्रमिक और मानसिक। चौथा है मानसिक और कालानुक्रमिक। तो देखिए, बुद्धि का बात की गई है यहाँ पर। तो बुद्धि का सबसे पहले स्टर्न और कोहलमान ने 1912 में सूत्र दिया, जिसके द्वारा बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की सामान्य है, किसी व्यक्ति की उच्च है या फिर किस व्यक्ति की निम्न बुद्धि लब्धि वाला है, इस प्रकार से नाप सकते हैं उसको। तो सबसे पहले किसने दिया? स्टर्न और कोहलमान ने। कब दिया? 1912 में। 1912 में बुद्धि लब्धि का प्रथम सूत्र अस्तित्व में आया। उसके बाद जो पूर्ण रूप से सूत्र दिया है एम ए बटा सी ए इंटू 100, ये जो सूत्र दिया गया है ये किसने दिया? ये टर्मन के द्वारा विकसित सूत्र है। तो एम ए बटा सी ए इंटू 100, ये सूत्र, इसका मतलब क्या होता है? मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि मापने के लिए किसी व्यक्ति में क्या बुद्धि लब्धि है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसकी मेंटल एज या फिर मानसिक आयु को उसकी बटा उसकी क्रॉनिकल एज, जो उसकी वास्तविक आयु या फिर कालानुक्रमिक एज है, उससे गुणा करते हैं। इन दोनों का बटे में गुणा करते हैं 100 का, तो उसकी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से टर्मन ने 1916 में प्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। ठीक है, हालांकि एम ए बटा सी ए जो था ये सूत्र किसने? स्टर्न और कुहलमान ने प्रस्तुत कर दिया था 1912 में, परंतु 1916 में जो है टर्मन महोदय ने एम ए बटा सी ए इंटू 100 का सूत्र देकर बुद्धि लब्धि की के सूत्र को महत्वपूर्ण बनाया। तो ये टर्मन के द्वारा प्रस्तुत सूत्र है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में कि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि उसकी शुरू में मानसिक आयु से विभाजित उस व्यक्ति की कालानुक्रमिक आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आखिरी वाला, मानसिक और कालानुक्रमिक। ठीक है, मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज बोल सकते हैं हम इसको। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने, हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवंशिक समस्या जुड़ी है? देखिए, एक यहाँ पर दिया है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है डाउन सिंड्रोम, तीसरा है ऑटिज्म और एक दिया है एडीएचडी। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के जो होते हैं वो गुणसूत्रों की संख्या अगर 47 हो जाए तो वो टर्नर सिंड्रोम की समस्या से ग्रसित होता है। और 46 गुणसूत्र प्रत्येक व्यक्ति में रहते ही हैं, क्योंकि 23 जोड़ी माता के और 23 जोड़ी पिता के दो गुणसूत्र मिलते हैं, 46 गुणसूत्र मिलते हैं, तो उससे एक संतान की उत्पत्ति होती है। और किसी व्यक्ति के अगर 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो वो डाउन सिंड्रोम की समस्या से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ये है, सॉरी, 47 गुणसूत्र तो डाउन सिंड्रोम और 45 गुणसूत्र अगर आ जाएं तो वो टर्नर सिंड्रोम की समस्या से ग्रसित हो जाता है। तो 46 गुणसूत्र तो सामान्य होते हैं, परंतु अगर 47 आ जाएगा तो वो डाउन सिंड्रोम, और 45 अगर गुणसूत्र हो जाएंगे तो वो टर्नर सिंड्रोम की समस्या से ग्रसित हो सकता है। और एक तीसरा दिया है यहाँ पर ऑटिज्म। तो ऑटिज्म का मैंने बताया है कि कोई बच्चा जो भावनात्मक रूप से या फिर अपनी किसी भी कमजोरी समझने लग जाता है, वो अपनी स्वयं की कमजोरी समझने लग जाता है और दूसरों से इंटरेक्ट होने में जो है वो अपनी समस्या महसूस करता है या फिर विकार होता है इस प्रकार का उसको, तो उसे ऑटिज्म समस्या की कहते हैं। तो यहाँ पर एक और दिया है ADHD। तो मैंने कल बताया था इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं हम इसको। तो ये अवधान से संबंधित समस्या या फिर विकार बच्चों में होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम या फिर ऑटिज्म या फिर ADHD। तो हृदय विकार जो हो जाता है
वो हो जाता है डाउन्स सिंड्रोम में। डाउन्स सिंड्रोम मतलब 47 गुणसूत्रों की संख्या अगर 47 हो गई तो वो समस्या डाउन्स सिंड्रोम कहलाएगी। और डाउन्स सिंड्रोम में जो हृदय होता है उसको उसके अंदर विकार पाया जाता है। और एक हाइपरथैलेमस सॉरी थायराइड थायराइड की समस्या जो है वो भी किससे डाउन्स सिंड्रोम से पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा डाउन्स सिंड्रोम। अगर हृदय विकार की अगर बीमारी है किसी को या फिर ये आनुवंशिक बीमारी है, देखिए पहली बात तो डाउन्स सिंड्रोम जो है ये आनुवंशिक बीमारी होती है, इनका मतलब वंशानुक्रम से चली आती है ये। तो डाउन्स सिंड्रोम की समस्या जो है इसमें हृदय विकार और आपकी जो ग्रंथि होती है उसमें विकार परिवर्तन हो जाते हैं। अब दिया है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, क्या 7 वर्ष से 11 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष या फिर 3 से 12 वर्ष या फिर 2 से 6 वर्ष। तो प्रारंभिक बचपनावस्था जो कहा जाता है वो कहा जाता है 2 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको प्रारंभिक बचपनावस्था या फिर प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। और जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था की श्रेणी में आता है। हालांकि 5 वर्ष तक शिशु की अवस्था ही मानी जाती है, परंतु 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु जो होती है वो प्रारंभिक बचपन माना जाता है। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द इसका उदाहरण है। तो देखिए क्या यहाँ पर दीर्घकाल स्मृति हो सकती है, प्रासंगिक स्मृति हो सकती है, तत्काल स्मृति हो सकती है या फिर संवेदना स्मृति हो सकती है। तो संवेदना नाम की कोई स्मृति होती नहीं है तो ये कट जाता है। परंतु अगर आपके दर्द अभी हो रहा है वो जूते पहनने के कारण हो रहा है तो वो क्या है, तत्काल या फिर इमिडिएटली मेमोरी की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और एक होती है प्रासंगिक स्मृति या फिर एपिसोडिक मेमोरी बोल सकते हैं हम उसको। और एक दीर्घकालीन स्मृति होती है जिसमें 30 सेकंड से लेकर आपकी पुरानी से पुरानी बातें तक भंडार या फिर स्टोरेज होती है, तो वो दीर्घकालीन स्मृति के अंतर्गत आता है, परंतु ये तत्काल स्मृति के अंतर्गत आता है। पांचवा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर द्वारा विकसित किया गया 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है इस प्रश्न में कि यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत। ये व्यक्ति का विकास है उसको पारिस्थिति या फिर पर्यावरण के समकक्ष अत्यधिक दबाव देते मतलब मानते हैं ये यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर जो हैं। ये जो व्यक्ति का विकास है, व्यक्ति का अधिगम है या फिर व्यक्ति की वृद्धि है, उन सभी का विकास किसके संदर्भ में मानते हैं, तो ये मानते हैं पर्यावरण के संदर्भ में या फिर पारिस्थिति या फिर हमारे आसपास पाए जाने वाले वातावरण के संदर्भ में जो है यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर बालक का विकास मानते हैं। तो ये एक पारिस्थितिकी प्रणाली पर महत्वपूर्ण जोर देते हैं। इनका कौन सा है, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत, किसका, यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का। तो देखिए यहाँ पर प्रभावशाली अवधारणा मानव विकास, मानव पारिस्थितिकी या फिर बौद्धिक विकास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है, सिद्धांत दिया है पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत, और किसका, यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का। तो इसका सही सारा आंसर क्या हो जाएगा, मानव पारिस्थितिकी पर इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, इसमें इतना बताने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मानव पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो है ये महत्वपूर्ण होता है इनके अनुसार। किसके अनुसार, यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के अनुसार। छठा प्रश्न है, नए लक्ष्यों की और ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है उदात्तीकरण। क्या कहा जाता है, प्रतीकरण नहीं कहा जाएगा, संबंधन नहीं कहा जाएगा, युक्तिकरण नहीं कहा जाएगा, और उन्हें कहा जाएगा उदात्तीकरण। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका दिया है कि प्रश्न दिया है कि नए लक्ष्यों को और ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, उनको निर्देशित करना क्या कहलाता है, उनको निर्देशित करना उदात्तीकरण कहलाता है। अब 7वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
तो पहला दिया है एनसीईआरटी, दूसरा है न्यूपा, तीसरा है एनसीटीई और चौथा है आरसीआई। तो देखिए इन सब के फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी का तो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। न्यूपा का जो होता है ये क्या कार्य करता है, ये कार्य करता है यूनिवर्सिटी जो उच्च शिक्षा से संबंधित रिसर्च का काम क्या करता है, न्यूपा नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा ही फुल फॉर्म है इसका। तो उस प्रकार से न्यूपा जो है ये किसके उच्च शिक्षा के लिए कार्य करता है। और एनसीटीई मतलब क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये शिक्षक के शिक्षण से संबंधित जो भी रिसर्च होते हैं वो कौन करता है, एनसीटीई करता है। एक आरसीआई मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आरसीआई का फुल फॉर्म होता है। तो ये पुनर्वास के लिए कार्यक्रम लागू करता है। परंतु एनसीईआरटी की बात की गई है तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है वो कौन तैयार करता है, तो वो एनसीईआरटी तैयार करता है। एनसीईआरटी जो होता है वो किसके, राष्ट्रीय शैक्षिक विकास परिषद के नाम से जाना जाता है। शैक्षिक विकास और शैक्षिक अनुसंधान विकास परिषद के नाम से एनसीईआरटी को जाना जाता है। तो ये हमारे पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है, कहाँ किसके लिए, तो बच्चों की शिक्षा के लिए। और एनसीटीई जो है ये शिक्षक शिक्षा के लिए कार्य करती है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है। और इसका कार्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये चीज़ें हमें एनसीईआरटी के बारे में पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके दिया गया है कि तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व की रिक्त स्थान आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि तत्परता का नियम दिया किसने है। देखिए पहला जो नियम है थॉर्नडाइक का, वो कहता है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा एक और नियम दिया इन्होंने संतोष या असंतोष का नियम, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक के नियम है। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा जो नियम दिया गया है वो संतोष या असंतोष का नियम भी जाना, इस नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उन्होंने तीन मुख्य नियम दिए प्लस 5 गौण नियम दिए। ये किसके द्वारा प्रस्तुत थे, तो E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा जो है ये व्यवहारवाद की श्रेणी में आते हैं। और इन्होंने 3 तो मुख्य नियम दिए और 5 छोटे नियम, या है हम इसको गौण नियम भी बोल सकते हैं। तो वो किसने दिए हैं, वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने। तो देखिए उन्होंने किस पर प्रकाश डाला है, उन्होंने अभ्यास पर प्रकाश डाला है, परिपक्वता पर प्रकाश डाला है, या फिर पुनर्बलन पर, या फिर अनुभव पर। तो देखिए यहाँ पर तत्परता के नियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तत्परता के नियम की। तो तत्परता के नियम के अंतर्गत बात आती है परिपक्वता की, क्योंकि यदि आप परिपक्व हो तो भी आप तत्परता के नियम ये कहता है कि व्यक्ति परिपक्व होता है, तो वो तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। और अभ्यास का नियम क्या करता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, वो वाला नियम कहता है कि आप अभ्यास करेंगे तभी सीख पाएंगे, और सीखने के लिए तत्पर होंगे तो उसके लिए परिपक्व होना ज़रूरी होता है। तो ये तत्परता का नियम देता है। अगर पुनर्बलन की बात आ जाए तो ये स्किनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। स्किनर सबसे महत्वपूर्ण क्या मानते हैं, पुनर्बलन, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तत्परता के नियम को क्या कहा जाता है, परिपक्वता होना जरूरी है तत्परता के नियम के लिए। अब चेकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है, तो मिलर ने हमारी माइंड की प्रोसेसिंग, जो हमारी प्रगणनात्मकता होती है, जैसे कि हमारी माइंड की प्रोसेसिंग क्या चलती है उसके ऊपर एक सिद्धांत दिया है। तो उनके लिए मैजिक नंबर ये याद रखना है आपको इस सिद्धांत में कि मैजिक नंबर क्या होता है। तो मैजिक नंबर होता है 7 प्लस और -2। ये क्या होता है, ये होता है मैजिक नंबर, किसके अनुसार, मिलर के अनुसार। तो ये इस सिद्धांत में हमें बस इतना याद रखना है कि मैजिक नंबर क्या है। ये हालांकि बहुत हाई लेवल का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं ये शैक्षिक मनोविज्ञान नहीं, मनोविज्ञान की जो मूल थ्योरी है उसमें पूछे जाते हैं। तो चेकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तो ये इनका मैजिक नंबर क्या है, 7 प्लस और -2। तो ये इनका क्या है, मैजिक नंबर है। अब 10वां प्रश्न आपके सामने है, नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहु बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर का नाम। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो कौन सा सिद्धांत दिया था, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर का भी नाम दिया गया है और उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत का भी नाम दिया गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया।
तो उसमें नृत्य प्रदर्शन अगर होता है तो उसमें किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो प्राकृतिक बुद्धि होगी, अंतरावैयक्तिक बुद्धि होगी, भाषागत बुद्धि होगी, या फिर शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। प्राकृतिक बुद्धि जो होती है, या फिर इसको नेचुरल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की इंटेलिजेंस जो होती है वो किस में होती है? वो किसान में होती है, क्योंकि किसान प्रकृति के सामीप्य अधिक रहता है। ये सिद्धांत मैंने आपको पिछले 2 या 3 दिन पहले के वीडियो में पढ़ाया है, तो आप अच्छे से उस चीज़ को समझिएगा, पुराने वीडियो देखिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैं कुछ सूक्ष्म रूप से उस सिद्धांत की चर्चा कर रहा हूँ। तो प्राकृतिक बुद्धि जो होती है वो किसान वगैरह में होती है। और एक होता है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि वो होती है जो स्वयं की क्षमता, कमियों, इच्छाओं व बुद्धिमत्ताओं को जानने की योग्यता जिसके पास होती है, उनके पास क्या कौन सी होती है? अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो संत, योगी ये सब किस श्रेणी में आते हैं? ये अंतरावैयक्तिक बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। और अगर हम प्राकृतिक बुद्धि की बात करें तो प्राकृतिक बुद्धि किसके पास होती है? वो हम बोल सकते हैं जैसे किसान हो गए, वनस्पति वैज्ञानिक हो गए, इस प्रकार से प्राकृतिक बुद्धि होती है। और भाषागत बुद्धि किसके पास होती है? तो भाषागत बुद्धि होती है एक कवि के पास, क्योंकि कवि विभिन्न अपनी कल्पनाओं के माध्यम से भाषागत बुद्धि का या फिर शाब्दिक बुद्धि का सही से प्रयोग करते हैं। एक लेखक होते हैं, या फिर पत्रकार होता है, या फिर एक व्याख्याता या फिर टीचर जो हो गया, उनके पास कौन सी होती है? वो होती है भाषागत बुद्धि। और जो नृत्य प्रदर्शन करते हैं उनके पास कौन सी बुद्धि होती है? तो उनके पास बुद्धि होती है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बुद्धि जो है इन्होंने बांटा है। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो किसका सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो देखिए, शारीरिक गति संबंधी बुद्धि जो होती है ये नृत्यांगना या फिर कोई नृत्य करने वाला खिलाड़ी हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं तैराक, मुक्केबाज, विभिन्न खेल खेलने वाले जो होते हैं उनके पास शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होती है। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है। तो मैं आपको मैं एक बार और इनके सिद्धांत में प्रस्तुत नाम बता देता हूँ। 1938 में जो है हार्वर्ड गार्डनर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने पहली प्रकार की बुद्धि बताई स्थानिक बुद्धि, दूसरी तार्किक या गणितीय बुद्धि, तीसरी होती है शारीरिक गतिज बुद्धि, और चौथी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इन्होंने पांचवी जो बुद्धि बताई वो बताई शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। और एक होती है अंतरावैयक्तिक बुद्धि, एक संगीतात्मक बुद्धि, एक प्राकृतिक बुद्धि, और एक होती है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इस प्रकार से मैंने आपको इन सभी के बारे में समझा रखा है पहले वाले वीडियो में, तो आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो ये था हमारा 10वां प्रश्न कि नृत्य प्रदर्शन के दौरान कौन सी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। अब 11वां प्रश्न है कि स्नायुय न्यूरोटिसिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है? तो देखिए, न्यूरोटिसिज्म एक प्रकार की जो आपकी तंत्रिका तंत्र है इससे संबंधित एक विकार होता है। तो इसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है अनियंत्रित प्रसन्नता, या फिर मिश्रित भाव होते हैं, या फिर उच्च तनाव और घबराहट होता है, या फिर सकारात्मकता होती है। तो न्यूरोटिसिज्म एक प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है? उच्च तनाव हो जाता है व्यक्ति को, मतलब वो तनाव से घिर जाता है और उसको घबराहट महसूस होती है। तो मेंटली रूप से जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। किस किस बीमारी में? तो न्यूरोटिसिज्म एक प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है कि उच्च तनाव हो जाता है और घबराहट महसूस करने लग जाता है। मेंटली प्रेशर जो होता है व्यक्ति के ऊपर दबाव बन जाता है, जिसके कारण वो कौन सी बीमारी से गिर जाता है? तो न्यूरोटिसिज्म नामक बीमारी से गिर जाता है। तो ये सब मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं जिनका कुछ उपचार मनोवैज्ञानिक तरीके से ही किया जा सकता है, और उनको हम दवाइयों के से और इनसे सही नहीं कर सकते हैं। उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से ही हल किया जा सकता है। 12वां प्रश्न है एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या उनको इनाम देकर उनकी समस्या का हल कर सकते हैं, या फिर दंड देकर, या फिर उनको समाधान प्रदान करके, या फिर हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देके? देखिए, अगर हम उनकी समस्या का हल कर देंगे तो वो उस चीज़ को वहीं पर भूल जाएगा, क्योंकि वो स्वयं का दिमाग से उस चीज़ को हल नहीं कर पाएगा। परंतु हम क्या करेंगे? उसके लिए हल करने के लिए एक और समस्या दे देंगे उसी प्रकार की, और उसको हल करके बताएंगे। तो इस प्रकार की समस्या में वो अधिक रूप से अपनी जो समस्या होती है उसका हल निकाल लेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हल करने के लिए इसी प्रकार की एक और समस्या दे देंगे, जिसके कारण जो है वो समस्याग्रस्त स्थिति जो होती है छात्र की, वो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है उसको समस्या से बाहर निकालने का।
अब 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो सहकर्मी मतलब जो उनकी ग्रुप जो होता है उनका पीयर ग्रुप, तो उस प्रकार से क्या करते हैं, ग्रुप में रहना कब से शुरू कर देते हैं, मतलब कब से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो 3 वर्ष की अवस्था से ही बच्चे जो हैं वो ग्रुप में रहने या फिर सहकर्मी समूह प्रभाव का जो होता है वो अनुभव करना लग जाते हैं। तो ये 3 वर्ष की आयु से ही शुरू कर देते हैं। अब 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है। वर्किंग मेमोरी या फिर किसको बोल सकते हैं, जो अभी प्रेजेंट में काम कर रही है उसको हम वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। जो अभी कार्य में है उसको हम वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। तो इसमें रिहर्सल शामिल है, या फिर यह अस्थायी है, या फिर यह सक्रिय है, या फिर इसमें जोड़ तोड़ शामिल है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में आपने देखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति या फिर वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है। तो ये हमें नहीं ज़रूर ध्यान में रखना है कि पूछा क्या गया है या नहीं है। तो हमें वर्किंग मेमोरी की विशेषता क्या नहीं है ये बताना है हमें। तो देखिए यह स्थायी होती है, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वर्किंग मेमोरी जो होती है ये चलन में होती है, जो स्थायी नहीं होती, ये अस्थायी होती है। ठीक है, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जा सकता है। ठीक है, हम कंप्यूटर की मेमोरी और मानव की मेमोरी को एक जैसे मान सकते हैं। तो ये स्थायी है, ये इसके बारे में गलत तथ्य है। ठीक है, क्योंकि वर्किंग मेमोरी जो होती है वो स्थायी नहीं होती है। अब 15वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक को सुनने के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया, मूल संस्मरण के माध्यम से तथ्यों और जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, पढ़ने और लिखने के लिए जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया, या फिर अपने विचारों, अनुभवों, अध्ययन, इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और निपटार प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो देखिए अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, स्वयं के विचार, अनुभव, अध्ययन और इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान होता है। इंद्रियां कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सब चीज़ें जो क्या है ये इंद्रियों के अंतर्गत आती है। तो 5 प्रकार की इंद्रियां होती है जिससे हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं। तो इसके द्वारा जो साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और निपटार जो उत्पन्न होता है, जो उस व्यक्ति के माध्यम से सीखता है, तो वो अधिगम का सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। तो ये थे आज के 15 प्रश्न, और 15 प्रश्न हम कल चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए आपके लिए मैं 15 प्रश्न रोज़ लेकर आता हूँ। तो आज की क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।